चलिए जी, तो शुरू करते हैं बच्चों आपके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवीजन। ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है हमारे इंडियन इकोनॉमी का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कि सारी ऐसी गतिविधियां जो सारी हमें सर्विसेज या फैसिलिटीज जरूरत की होती हैं इकोनॉमी में कोई भी चीज प्रोवाइड करने के लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप समझ सकते हो कि हर वो एक्टिविटी या हर वो सुविधा जो इकोनॉमी में कोई भी चीज प्रोवाइड करने के लिए हमको चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पर भाई रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है ना। या समाज की बात करें तो आपके स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, अस्पताल हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब चीज़ें। मॉनिटरी सिस्टम्स की बात करें तो बैंक्स हो गए, ये सब कुछ हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कह सकते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं मेनली? तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। एक को बोलते हैं आर्थिक, एक को बोलते हैं सामाजिक। तो आर्थिक का मतलब हो गया इकोनॉमिक और सामाजिक का मतलब हो गया सोशल। अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमारे कोर्स में मेनली तीन प्रकार की चीजें कंसीडर की जाती हैं: एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। तो एनर्जी का मोटा मोटा मतलब आपको पता ही है कि भाई बिजली वगैरह ये सब चीजें। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, सड़क हो गई, रेलगाड़ियां हो गई, हवाई जहाज हो गए। एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आपको पता चल गया भाई पोस्टल सर्विस हो गई या किसी भी तरह से जब हम कम्युनिकेट करते हैं वो वाली चीजें। इनकी डिटेल हमको नहीं पढ़नी होती। दूसरा होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल मतलब सामाजिक। अब इसमें तीन चीजें मेनली कवर करते हैं भाई: आपकी अच्छी शिक्षा, आपकी अच्छी सेहत और आपके लिए घर, यानी कि एजुकेशन, हेल्थ और हाउसिंग। तो कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, इकोनॉमिक और सोशल। बाकी दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स के जो टाइप्स हैं वो एक दूसरे के लिए पूरक है, एक दूसरे के साथ होने जरूरी है। ऐसा ना हो कि भाई सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं बहुत अच्छा है लेकिन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है। भाई स्कूल तो बना दिए, कॉलेजेस बना दिए, हॉस्पिटल्स बना दिए, पर वहां पर पता चला लाइट ही नहीं आती, बिजली ही नहीं है, तो फिर बेकार हो जाएगी ना। या स्कूल तक पहुंचने के लिए सड़क ही नहीं है, नदियों में तैर तैर के आप स्कूल जा रहे हो, तो फिर ये बेकार हो जाएगी बात। तो दोनों तरह के टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्री हैं और कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसके बाद है जी सेकंड टॉपिक, इसका नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत क्या है भैया देश में, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है? तो देखो, नंबर 1, फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। भाई नॉर्मल कामकाज इकोनॉमी की करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं। भाई एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं पर निर्भर करता है। अगर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी और अच्छे से डेवलप करेगा। तीसरा, पूरी इकोनॉमी की डेवलपमेंट भी इनफैक्ट अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है। चौथा, आपकी एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। भैया सड़कें बढ़िया हैं, बिजली 24 घंटे आती है, पीने का अच्छा पानी मिलता है, अच्छा स्कूल कॉलेजेस है, रहने के लिए अच्छा घर है, तो इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है ना, और आप बीमार भी कम पड़ते हो। पांचवा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी मदद करता है। भाई आपने पिछला चैप्टर पढ़ा, एम्प्लॉयमेंट देश में रोजगार कम है, तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा देश का उतना रोजगार भी ज्यादा होगा। और छठा, जहां पर भी अच्छा या एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिस देश में, उस देश को आउटसोर्सिंग का भी बेनिफिट मिलता है। बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज हमारे देश को काम तब देंगे जब हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, अच्छा होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंस होती है हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिर इसके बाद थर्ड टॉपिक है स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। अब भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस पर भी नजर मार लेते हैं। तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अभी की तो बेकार ही है। भाई पहले तो सरकार ने सोचा कि हम जिम्मा उठाएंगे, हम बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, पर सरकार जो है वो नाकाम रही, तो जाके अब प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे ज्यादा रोल देना शुरू करा। दूसरा, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गई दुनिया में, पर फिर भी आज भी हमारे यहाँ गांव में जो महिलाएं हैं वो बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करती हैं, तो देख लो कितना बुरा हाल है। तीसरा, आज भी गांव में लोगों को बहुत लंबे लंबे डिस्टेंस तय करने पड़ते हैं, सिर्फ किसके लिए, बेसिक पानी के लिए, फ्यूल के लिए। चौथा, टैप वाटर अवेलेबिलिटी। भाई नल का खोला पानी आ गया, यह सुविधा भी सिर्फ 24% हाउस होल्ड्स तक सीमित है। इसके अलावा इंप्रूव्ड सैनिटेशन। भाई अच्छी सुविधाएं, अच्छा साफ सुथरा पानी, यह सिर्फ 20% लोगों को ही मिल पाता है रूरल एरियाज में। और भारत जो है वो लगभग 34% के आसपास ही, या 3.4% ही अपने जीडीपी का
खर्च करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो चाइना के मुकाबले काफी कम है, यानी कि लो है। 34%, सॉरी 3.4 बोल दिया मैंने, सॉरी 34% के आसपास खर्च करता है अपने जीडीपी का इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो चाइना के मुकाबले काफी कम है। तो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के हालात मतलब बहुत अच्छे नहीं कह सकते। फिर इसके बाद अगला टॉपिक हेल्थ। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हेल्थ के बारे में ही मेनली कवर करना है अपने कोर्स की स्टडी के हिसाब से। तो अब देखते हैं हेल्थ में क्या है। अब पहले तो कह रहे हैं हेल्थ का क्या मतलब होता है। तो भाई हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बस आपको बीमारी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हेल्थ है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हेल्थ का मतलब एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल या सारा मतलब ओवरऑल एक वेल बीइंग को ही हम हेल्थ से जोड़कर देखते हैं। तो ये एक वाइडर टर्म है, तो इसीलिए वो कह रहा है कि ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है, यानी कि हेल्थ को मतलब एक वाइडर तरीके से देखने की जरूरत है, जिससे पूरे देश की प्रोग्रेस में मदद मिलती है। और भाई सीधी सी बात है, हेल्थ इंप्रूव होगी तो उससे एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है देश की भी और लोगों की भी। इसके अलावा ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अच्छी हेल्थ सुविधाएं हर व्यक्ति को मिले। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं सर? हॉस्पिटल भी आते हैं सर, डिस्पेंसरी भी आती हैं सर, नर्सेज, बेड्स वगैरह, जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो हॉस्पिटल से रिलेटेड, वो सारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद एक सब टॉपिक है कि भाई इंडिपेंडेंस के बाद भारत का हेल्थ स्टेटस कैसा है। तो इसमें कुछ ऐसी बातें बताएंगे आपको जो मतलब भारत का हेल्थ स्टेटस दर्शाएंगी। क्या क्या कह रहा है कि भाई देखो, सरकार ने सबसे पहले पॉलिसी और प्लान्स बनाने के लिए सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का गठन किया। इसके अलावा भारत जो है वो वैसे तो दुनिया की सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है, फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी है। इसके अलावा कह रहा है कि भाई अगर हम पिछले 40-50 साल की बात करें तो थोड़ा थोड़ा इंडिया ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो शुरू करा है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ प्रोग्रेस हमने इस दिशा में करी है। तो ये छोटा सा एक सब टॉपिक था। अब इसके बाद एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ के अंदर, वो है भारत का 3 टियर सिस्टम ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी भारत के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 अलग अलग कह सकते हो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, इसीलिए इसका नाम है 3 टियर। पहला है पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर, दूसरा है सेकेंडरी हेल्थ केयर और तीसरा है टर्शरी हेल्थ केयर। तो याद रखने के लिए नाम आप सिंपल याद कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जैसे होता है। अब प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब ये कि इसके अंदर सबसे मूल चीजों को इंक्लूड किया गया है। मूल मतलब बिल्कुल बेसिक, कि भाई थोड़ी बहुत हेल्थ एजुकेशन, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में बताना, मैटरनल या चाइल्ड हेल्थ के बारे में बताना, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना कि भाई बच्चों को टीका लगाना है, इंजेक्शंस लगाने हैं, और कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में बताना। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमें छोटे छोटे कस्बों या छोटे छोटे शहरों के अंदर मिल जाती हैं, सरकार की ये कोशिश है। तो पीएचसी जो है वो सबसे कह सकते हैं न्यूनतम स्तर का एक कॉन्सेप्ट है। फिर आते हैं उसके बाद सेकेंडरी हेल्थ केयर। सेकेंडरी हेल्थ केयर में आ जाती हैं कुछ एडवांस चीजें जो प्राइमरी हेल्थ केयर में नहीं होती। तो उसमें 2 मेन एडवांस चीजें कौन सी हैं मेनली, जैसे भाई सर्जरी करानी है किसी को या ईसीजी कराना है, तो ऐसी सुविधाएं आपको छोटे छोटे गांव के अंदर नहीं मिलेंगी, फिर थोड़ा आपको शहर की तरफ जाना पड़ेगा, तो उसको कंसीडर कर दिया सेकेंडरी हेल्थ केयर। और अगर बिल्कुल ही एडवांस लेवल कोई ऐसी बीमारी है जो ना तो पीएचसी में ना एसएचसी में कंसीडर हो पाएगी, जिसके लिए तो कोई बिल्कुल ही स्पेशलिस्ट चाहिए, तो उसको बोल देते हैं टर्शरी हेल्थ केयर। यानी कि जो पीएचसी और एचएससी से मैनेज ना हो पाए तो उसको भेज देते हैं बिल्कुल फाइनल 3rd लेवल पर टर्शरी हेल्थ केयर, जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिल्ली में एम्स। फिर आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक पर। अगले टॉपिक का नाम है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो जैसा हमने देखा कि सरकार तो शुरू में नाकाम रही, तो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाने की बात हुई। तो वही कह रहा है कि आजकल अस्पतालों में लगभग 70% से ज़्यादा अस्पताल भारत में प्राइवेट सेक्टर रन कर रहा है। बेड्स की जो अवेलेबिलिटी है उसमें भी 40% से ज़्यादा लगभग प्राइवेट सेक्टर के ही बेड्स इस्तेमाल हो रहे हैं। जितनी भी देश में डिस्पेंसरियां हैं उसमें से भी लगभग 60% डिस्पेंसरियां प्राइवेट सेक्टर रन करता है। और इसके अलावा अगर हम आउट पेशेंट्स की बात करें तो 80% आउट पेशेंट्स प्राइवेट सेक्टर जो है वो हैंडल करते हैं, और लगभग 46% इन पेशेंट्स भी प्राइवेट सेक्टर ही हैंडल करते हैं। आउट पेशेंट, इन पेशेंट का मतलब होता है, आउट पेशेंट उसे बोलते हैं जो सुबह आया डॉक्टर को दिखाने और सेम दिन वापस उसकी छुट्टी हो गई। बाकी इन पेशेंट जिसको एक रात अस्पताल में बितानी पड़ जाए। तो कुल मिलाकर देखें तो प्राइवेट सेक्टर का रोल ओवर द ईयर्स काफी बड़ा है। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है मेडिकल टूरिज्म। सर टूरिज्म तो हमने सुना था, मेडिकल टूरिज्म क्या होता है? तो बड़ी सिंपल सी बात है
किसी यूएस के व्यक्ति को, कनाडा के व्यक्ति को भाई कोई बीमारी है और उसने वहाँ पर पता करा, तो वहाँ पे यूएस में या कनाडा में उस बीमारी का इलाज करवाना बहुत महंगा है, बहुत सारे डॉलर्स मांग रहे हैं। तो उसने सेम बीमारी का इलाज इंडिया में जब पता करा तो इंडिया में बड़ा सस्ता हो रहा था, और इंडिया के डॉक्टर्स भी अच्छे क्वालिफाइड हैं, पढ़े लिखे हैं। तो बहुत सारे लोग इंडिया में आते हैं सिर्फ अपना इलाज करवाने। तो इंडिया का टूरिज्म तो बढ़ रहा है, लेकिन ये टूरिज्म कैसा है, घूमने नहीं आए, ये सिर्फ अपना इलाज करवाने आ रहे हैं। तो इसको हम बोल देते हैं मेडिकल टूरिज्म। तो ये बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 2 नंबर में अगर पूछे तो हमें पता होना चाहिए। फिर है जी एक और छोटा और इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है आयुष। नहीं, तुम्हें आयुष नहीं बुला रहा हूं मैं, टॉपिक का नाम है आयुष, AYUSH। तो इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, जिसको ISM भी कहते हैं, ये उसको दर्शाता है जो बेसिकली बना है 6 अलग अलग डिसिप्लिन्स को मिलाकर। अब ये सब अलग अलग डिसिप्लिन्स जो ये अपने आप में एक वास्ट साइंस है, हमें ये नहीं पढ़ना कि भाई ये इन डिसिप्लिनों के अंदर क्या होता है, लेकिन बस उनके नाम आपको याद होने चाहिए। A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध, N एक डिसिप्लिन है नेचुरोपैथी जो आयुष में कंसिडर नहीं है, तो आयुष में खाली आपको 5 ही अल्फाबेट दिखेंगे, एंड H होम्योपैथी। तो इन 6 डिसिप्लिन को मिलाकर बन जाता है आयुष। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर हम आयुष की बात करें या ISM की बात करें तो लगभग भारत में 3200 से भी ज्यादा ISM हॉस्पिटल्स हैं और 26,000 से ज्यादा लगभग डिस्पेंसरियां हैं। बाकी ISM के कॉन्सेप्ट को माना जाता है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है, सेफ है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और ये ज्यादा खर्चीला भी नहीं है, मतलब सस्ता है, तो गरीब लोगों के लिए ये बेहतर है। फिर इसके बाद जी अगला टॉपिक, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कुछ बेसिक ऐसी बातें बताई जाती हैं जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जैसे क्या कि भाई हम अपने हेल्थ सेक्टर में लगभग 4.8% ऑफ GDP का टोटल खर्चा करते हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट, इंडिया जो है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2 नंबर के लिए, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस का 20% यानी 1/5 हिस्सा अकेला इंडिया ही बियर कर रहा है। अब सर GBD क्या होता है, ये ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस का मतलब है, देखो लिखा है बादल में, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं ये मेजर करने के लिए कि किसी पर्टिकुलर बीमारी के अंदर या प्री मैच्योर, जिसको डेथ हो गई अगर किसी व्यक्ति की, तो उसने उस बीमारी में कितने वर्ष गुजारे या कितने लोगों की प्री मैच्योर डेथ हो गई, तो इसको हम बोलते हैं GBD। तो देखो ये लिखा है, GBD इज एन इंडिकेटर यूज्ड टू मेजर द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली ड्यू टू पर्टिकुलर डिजीज एज वेल एज द नंबर ऑफ ईयर स्पेंट बाय देम इन स्टेट ऑफ डिसेबिलिटी। तो ये बेसिकली GBD होता है। तो कह रहे हैं इन इंडिया, अब भारत में देखो जो GBD है, इन इंडिया मोर देन हाफ ऑफ GBD इज अकाउंटेड ड्यू टू कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो भारत में जो है छुआछूत से, जो मतलब कह सकते हैं ना कि एक दूसरे से इजीली फैल जाती है, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं 50% से भी ज्यादा GBD वाली बीमारियां ऐसी है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट हो गया। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, भारत में लगभग 5 लाख बच्चे मर जाते हैं वाटरबॉर्न डिजीजेस की वजह से। मैल न्यूट्रिशन और इनएडिक्वेट वैक्सीन्स की वजह से भी भारत में लगभग हर वर्ष 20 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बाकी एड्स का भी खतरा भारत में अभी भी मंडराता रहता है। तो ये कुछ बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हम बातें कह सकते हैं। फिर इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रूरल अर्बन डिवाइड। तो रूरल अर्बन डिवाइड को आप नाम से भी थोड़ा थोड़ा लिंक कर सकते हो, यानी कि भाई गांव और शहर के बीच का भेदभाव। तो रूरल अर्बन डिवाइड, तो अब क्या भेदभाव है? पहला ही पॉइंट, सबसे क्लासिक एग्जांपल है भेदभाव का, भैया पॉपुलेशन जो है भारत की आज भी 70% रहती गांव में है, लेकिन अस्पताल गांव में जो है वो सिर्फ हम कह सकते हैं 20% ही है। तो कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा भेदभाव है कि जिस जगह पॉपुलेशन ज्यादा है वहां अस्पताल कम। तो यही बात पहले पॉइंट में दे रखी है कि भाई 70% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज, है ना, बट ओनली 20% ऑफ टोटल हॉस्पिटल्स या कह लो 50% ऑफ डिस्पेंसरीज आर लोकेटेड इन रूरल एरिया। तो यही बात दिखा रही है कि किस प्रकार से रूरल अर्बन डिवाइड है। बाकी एक्सरे की सुविधाएं या ब्लड टेस्टिंग की भी सुविधाएं रूरल एरियाज में PHC के अंदर ये तक भी नहीं मिल पाती, इसके लिए भी शहर भागना पड़ता है। तो यही बात वो दिखाना चाह रहा है। बाकी कह रहा है कि इन रूरल एरियाज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव नो एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज हैज इंक्रीज्ड ओवर द ईयर्स। और कई पिछले वर्षों में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ी है जिनको बेसिक सुविधाएं भी गांव में नहीं मिल पाती, है ना। तो ये कह रहा है।
बाकी अगर कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की हम बात करें तो बिहार, एमपी, राजस्थान और यूपी, ये 4 स्टेट्स थोड़ा सा और हेल्थ के मामले में अभी पीछे चल रहे हैं। फिर आता है जी इसके बाद अगला टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक, वुमेन हेल्थ, मतलब कि भारत की महिलाओं की हेल्थ की स्थिति के बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो चाइल्ड सेक्स रेशियो डिक्लाइन फ्रॉम 927 इन 2001 टू 914 इन 2011। इसका मतलब कि सेक्स रेशियो में और गिरावट आई है, जो बेसिकली क्या दर्शाता है, फीमेल फोर्टिसाइड, कि भाई गर्भ के अंदर ही कन्या को मार दिया। तो ये कितनी शर्म की और बुरी बात है, तो ये कितना बेकार पॉइंट हो गया। दूसरा, अराउंड 3 लाख गर्ल्स बिलो 15 ईयर्स ऑफ एज आर नॉट ओनली मैरिड बट हैव ऑलरेडी बॉर्न चिल्ड्रन एटलीस्ट वन। तो 15 साल से कम उम्र की कह सकते हैं गर्ल जिसकी कम से कम शादी भी हो गई एक बार और उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया, तो ये भी 3 लाख से ज्यादा हैं ऐसी लड़कियां। तो कितने शर्म की और बेकार बात है। और तीसरा पॉइंट, मोर देन 50% ऑफ मैरिड वुमेन जिनकी उम्र है 15 से 50 साल के बीच तकरीबन, हैव आयरन डेफिशिएंसी विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू 19% ऑफ मैटरनल डेथ्स। तो बहुत सी मैटरनल डेथ्स भी हो जाती हैं, यानी कि बच्चे को जन्म देते समय मां की मृत्यु हो गई और उसका कारण होता है मेनली आयरन डेफिशिएंसी। तो कह रहा है कि इतनी सारी महिलाओं की, वो भी भारत के अंदर देखो मोर देन 50% ऑफ मैरिड वुमेन के अंदर आयरन डेफिशिएंसी पाई जाती है। तो वुमेन हेल्थ के अगर आप तीनों पॉइंट देखोगे तो बहुत ही बेकार है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स, लेकिन हमें पता होने चाहिए। और इसके बाद है जी लास्ट टॉपिक हमारा, हेल्थ अ बेसिक ह्यूमन राइट। तो नाम से ही टॉपिक क्लियर है कि भाई हेल्थ मतलब अच्छी सेहत, या जो हम पूरा टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारा एक बेसिक ह्यूमन अधिकार है, यानी कि हमारे लिए एक तरह से कह सकते हो फंडामेंटल राइट है, ये हमारे को मिलना चाहिए। तो देखो क्या क्या बातें लिखी हैं कि भाई एक तो हेल्थ केयर सबके लिए एक्सेसिबल हो, यानी कि ऐसा नहीं हो कि भाई गांव में तो सुविधा मिल नहीं रही खाली शहर में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अफोर्डेबल हो, यानी कि सस्ता भी होना चाहिए, या सस्ता कह लो कि मतलब अफोर्डेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आप गए अपना एक्सरे कराने और एक्सरे वाला कह रहा है कि लाओ जी 10,000 रुपए दे दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबल भी हो और अफोर्डेबल भी हो। सेकंड, अच्छी हेल्थ सुविधाओं को करने के लिए हमें इन्हें डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा ना, कि भाई मतलब छोटे छोटे लेवल्स पर सबको पावर दे दो कि भाई आप अपना डिसीजंस लो। ऐसा कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना हो कि भैया ऊपर से बस हुक्म आ गया और नीचे तक वही चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे पार्ट्स पर, छोटे छोटे मतलब लेवल्स तक सबको अथॉरिटी दे दी जानी चाहिए अच्छे से काम करने की, तभी ये आगे बढ़ेगा। इसके अलावा टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर्स कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंप्रूविंग हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तब देखो टेलीकॉम और आईटी ये दोनों कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो कम्युनिकेशन जितना बढ़िया होगा वो भी कई बार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाता है। कई बार डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, कुछ इमरजेंसी है, अब पता चला उसने अपना मॉनिटर ऑन करा, उसको लैपटॉप इंटरनेट कनेक्ट करना है कहीं पे यूएस के किसी दूसरे डॉक्टर से, ओ जी इंटरनेट स्लो हो गया, हैंग हो गया, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए ना। तो आईटी जितना स्ट्रांग होगा तो कई बार वो मदद करेगा अच्छे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी। बाकी हमें अपने पीएचसीज को भी और इम्प्रूव करने पर काम करना चाहिए, उसके लिए स्टेप्स लेने चाहिए। और पीपीपी यानी कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने के लिए सरकार को भी और प्राइवेट सेक्टर को, दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो ये बेसिकली कुछ पॉइंट्स हो गए। अब इसी से हमारा एक लास्ट और इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक सा बन जाता है, वो है क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यानी कि पूरे चैप्टर का निचोड़ पढ़ लेते हैं कि भारत में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने डिस्कस करा उसका आप असेसमेंट करेंगे क्रिटिकली। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो है इनएडिक्वेट डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहां से लिंक कर रहा है? रूरल अर्बन डिवाइड से, कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन भारत में बहुत ही इनएडिक्वेट है। गांव में ज्यादा लोग रहते हैं, वहां अस्पताल कम है, शहर में लोग कम है लेकिन अस्पताल ज्यादा है, तो ये डिवाइड है ना। दूसरा कम्युनिकेबल डिजीजेस, इनका खतरा आज भी भारत में बहुत बना हुआ है। ये भी हमने देखो 2-3 पॉइंट्स बीच में पढ़े, एड्स का खतरा। इसके अलावा भी हमने पढ़ा था कि आज भी काफी मृत्यु किस लिए हो जाती है बच्चों की, कम्युनिकेबल या वाटर बॉर्न डिजीजेस से, तो ये भी एक खतरा है। पुअर सैनिटाइजेशन फैसिलिटी, ये भी हमने शुरू में पढ़ा था देखो कि भारत में आज भी अच्छी सैनिटाइजेशन सुविधाओं की कमी है। तो यही पॉइंट इसमें लिखा है कि देखो 30% से ज्यादा घर शहरों के अंदर भी, सोच रहे हो, अर्बन एरियाज में भी टॉयलेट की सुविधाएं नहीं है। चौथा पॉइंट, लैक ऑफ मैन पावर, डॉक्टर्स की भारी कमी है। पता चला आप गांव में किसी अस्पताल में गए तो डॉक्टर साहब ही नहीं है वहां पे, तो या शहर में भी कह लो कि आप गए किसी अस्पताल में तो डॉक्टर कम है वहां पे, तो डॉक्टरों की ओवरऑल भारत में बहुत कमी है।
मैल न्यूट्रिशन, ये भी देखो पॉइंट आया था कई बार कि वुमेन में आयरन डेफिशिएंसीज थी, चाइल्ड को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो भारत में मैल न्यूट्रिशन भी एक तरह से कह सकते हो समस्या है। और 6th, रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर, तो ये शुरू में भी पढ़ा था कि सरकार तो नकारा थी, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया, और अभी ऊपर भी पढ़ा था हमने कि पीपीपी, कि पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी रोल होना चाहिए। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इंप्रूव हो सकता है। तो ये थे सारे पॉइंट्स इस टॉपिक के, और ये था पूरा डिस्कशन हेल्थ चैप्टर का, फुल रिकैप, सारे टॉपिक्स, ऑल कॉन्सेप्ट्स। समझ आ गया? डन।